तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आज पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। तो जैसे कि आप लोग आज पढ़ेंगे इतिहास, जैसा कि हिस्ट्री अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड पॉइंट। तो जैसे कि आप लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए नेपोलियन, मेजनी, जैसे कि सब जैसे आप लोग याद करते हैं लेखक का नाम, उस टाइप से पहले सभी लेखक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग ये जानते हैं, जैसे आप लोग के जैसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है गैरीबाल्डी, नेपोलियन, ये सब क्या क्या किया था, तो सभी के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना भी होता है एक तरह से उसका एक तरह से एकदम पूरा एकदम एक एक पॉइंट करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं नेपोलियन के बारे में। आखिर नेपोलियन जो है कौन कौन सा कार्य किया था। तो पहला बात आता है क्या, नेपोलियन। क्या आता है, नेपोलियन। देखना है नेपोलियन जो है क्या क्या काम किया था। क्या फर्स्ट है नेपोलियन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नेपोलियन जो है, नेपोलियन के आने से अभियान, देखिए नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग का संदेश मतलब नया युग का संदेश पहुंचा। तो हम यहाँ लिख देते हैं नेपोलियन, नेपोलियन, नेपोलियन के अभियानों, नेपोलियन के अभियानों द्वारा, क्या नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग, क्या नवयुग का संदेश पहुंचा, नवयुग का संदेश पहुंचा, संदेश पहुंचा। ठीक है, अभी हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट है, जैसे देखिए नेपोलियन जो है इटली और जर्मनी के, नेपोलियन इटली और जर्मनी के एकीकरण में, ये दोनों को जो एकीकरण के यानी देखिए नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के एक ही यानी कि जर्मनी और इटली के राज्यों को, देखिए नेपोलियन ने इटली और जर्मनी के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक, क्या भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर, परिधि से बाहर कर। क्या देखिए नेपोलियन जो है इटली और जर्मनी राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। क्या उसे वास्तविक एवं राजनीतिक, क्या उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा, क्या रूपरेखा प्रदान की। आखिर प्रदान क्यों की, क्योंकि जब नेपोलियन जो है इटली और जर्मनी का, क्या इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। क्यों, ताकि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके, ये दोनों का एकीकरण हो सके। एकीकरण मतलब एक हो सके। किसका, तो जर्मनी और यहाँ कर देंगे ताकि जर्मनी और इटली का एकीकरण हो सके, इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके। इसका मतलब जो नेपोलियन जो है जर्मनी और इटली को राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, ताकि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके, आसानी से उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। अब देखिए नेपोलियन के पतन के बाद, क्या नेपोलियन के पतन के बाद, देखिएगा नेपोलियन के जो पतन के बाद है, नेपोलियन के पतन के बाद कर लीजिए, नेपोलियन के पतन के बाद, क्या नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की जो विजय शक्तियां थी, यूरोप की, देखिए नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां, देखिएगा यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी, क्या ऑस्ट्रिया
ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी, देखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, कहाँ, वियना, ऑस्ट्रिया राजधानी वियना में कब, तो 1815 ईस्वी में एकत्र हुई, समझिएगा। देखिएगा पहला देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की जो विजय शक्ति, विजय मतलब जीता हुआ जितना शक्ति था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई। इसका मतलब हमसे यहाँ दो क्वेश्चन बढ़ा। पहले देखिए 1815 में एकत्र हुआ तो विजय शक्तियाँ। सेकंड देखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, इसका मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या हो सकता है, वियना। यहाँ मेरा दो क्वेश्चन। पहला देखिए, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियाँ ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में एकत्र हुई। कब हुई थी, तो 1815 में। पहला देखिए, और इससे भी क्वेश्चन मिलता है, जैसे ऑस्ट्रिया आपसे पूछा जाएगा ऑस्ट्रिया का राजधानी क्या होता है, तो हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना होता है। क्या होता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होता है। दो क्वेश्चन। अब सेकेंड देखिए, आखिर नेपोलियन का जो पतन हुआ था कब हुआ था, तो नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 ईस्वी में। कितना हुआ था, आपसे पूछ लिया जाएगा नेपोलियन का पतन कब हुआ था, तो नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। और एक होता है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में। ठीक है, अभी हम नेपोलियन के बारे में पूरा पढ़ ले। जैसे मान लीजिए नेपोलियन क्या क्या किए थे संविधान, पर नेपोलियन के अभियानों द्वारा नवयुग का संदेश पहुंचा। नवयुग का मतलब नया युग का संदेश पहुंच गया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम के परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की, ताकि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो सके। एकीकरण मतलब मिलाप हो सके, दोनों में क्या था, दोस्ती नहीं था। नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजय शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, यानी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होता है, वियना में कब हुआ था, 1815 में एकत्र हुई। और अब यहाँ देखिए, नेपोलियन का पतन जो हुआ था तो कब हुआ था, तो 1814 ईस्वी में नेपोलियन का पतन हुआ था। और वियना कांग्रेस कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो अभी नेपोलियन का पुनः पाठ पढ़ लिया है। अब आगे आता है मेटरनिख, तो इसको एक बार लिख लीजिए। आगे आता है मेटरनिख। आप जानेंगे मेटरनिख ने क्या क्या किया, अभी जाने नेपोलियन के बारे में। अब क्या हेडलाइन आता है, मेटरनिख। थोड़ा नहीं चल रहा इसको। अब आता है मेटरनिख। ठीक है, मेटरनिख। तो देखिएगा सन 1815 ईस्वी में क्या हुआ था, आप लोग को पता है, वियना सम्मेलन। क्या हुआ था, सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की जो मेजबानी है। ठीक है, देखिए सन 1800 का सन मतलब होता है जितना ईस्वी लगता है इस पहले। सन 1815 ईस्वी में, ईस्वी के जो है सन 1815 ईस्वी के वियना कौन सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे, ऑस्ट्रिया के चांसलर ऑस्ट्रिया के चांसलर के ही क्या मेटरनिख ने की। कौन, मेटरनिख ने की, समझिएगा। ठीक है, पहले देखिए सन 1815 ईस्वी के जो वियना सम्मेलन का जो 1815 उसका जो मेजबानी कौन किए थे, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। फिर याद हो क्वेश्चन, हम जान गए पहला वियना सम्मेलन का हुआ था 1815 ईस्वी में, इसका जो मेजबानी था कौन किया था, मेटरनिख किया था। लेकिन यहाँ देखिए ऑस्ट्रिया का जो चांसलर है, इसका मतलब ऑस्ट्रिया का चांसलर भी कौन, मेटरनिख ही है। दो क्वेश्चन, पहला वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था और इसका जो मेजबानी कौन किए थे, मेटरनिख ने किए थे। और इसका देखिए, और मेटरनिख कहाँ का चांसलर था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपसे पूछ लिया जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, तो मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सेकेंड देखिए, और नेपोलियन देखिए, इस सम्मेलन में आखिर जो वियना सम्मेलन था, इस सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग ले, तो इस सम्मेलन में ब्रिटेन लिए थे, ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया, ये सब क्या देश इसमें भाग लिए थे? कौन सा? तो वियना सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया क्या भाग लिए थे? क्यों लिए थे भाग? ताकि देखिए आखिर ये सब का कौन सा महादेश में आता? ये सब आता था यूरोपीय महादेश में। किसमें? ये सब ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया सब आता था किसमें? तो यूरोपीय महादेश में आता था। देखिए आप लोग जानते होंगे जैसे नेपोलियन जो है, नेपोलियन यूरोप की जितना भी था व्यवस्था था, नेपोलियन जो है रूस की यूरोप की जितना व्यवस्था था उसको युद्ध कर करके क्या अस्त व्यस्त कर दिया था। क्या? अस्त व्यस्त। और मेटरनिक उसको क्या करता था? सुधारता था। मेटरनिक इसीलिए इसका वियना सम्मेलन में इतना देश भाग लेकर के और यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उस शांति व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्ध कर क्या समाप्त कर दिया था, अस्त व्यस्त खराब कर दिया था। यानी कि हम लोग समझ गए वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। देखिए इसमें रूस, प्रसा जैसे देश ने भाग लिया था। और कौन सा? यानी कि ये सब देश जो है किसमें आते थे? तो यूरोपीय यानी कि यूरोपीय महादेश में आते हैं सब देश। तो ये सब देश मिलकर क्या कर रहे थे? तो ये सब देश मिलकर यूरोप की जितना था नेपोलियन ने जो उस अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया था उसी व्यवस्था को शांतिपूर्वक स्थापित यानी कि पुनर्स्थापित करने का काम कर रहा था। किसके माध्यम? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से। ठीक है, तो आगे देखिए। अब देखिए पुरातन आपसे पूछ लिया जाएगा मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ठीक है, क्या मेटरनिक व्यवस्था का जो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, देखिए मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? पुरातन क्या है? पुरातन व्यवस्था का क्या? तो पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिक किसका था? तो मेटरनिक का उद्देश्य था। मेटरनिक का उद्देश्य था। ठीक, यहाँ देखिएगा। यानी पुरातन मतलब क्या? पुराना व्यवस्था को फिर से स्थापित कर देना। नेपोलियन ने यूरोप की जो इतना था अर्थव्यवस्था उसको अस्त व्यस्त युद्ध कर करके समाप्त कर दिया था। और मेटरनिक जो बोला वही पुराना व्यवस्था को पुनर्स्थापित मतलब फिर से स्थापित, उसी व्यवस्था को फिर से स्थापित कर रहा है। इसी को बोलते हैं पुनर्स्थापना। कोई व्यवस्था था पहले से स्थापित था उसको खत्म कर दिया और फिर उसी व्यवस्था को क्या? पुनर्स्थापित मतलब फिर से स्थापित करना है, उसको क्या बोलते हैं? पुनर्स्थापना। ठीक है, अब आगे देखिए आप लोग को पता होगा। देखिए वियना सम्मेलन में हम जानते थे वियना सम्मेलन नेपोलियन जो है युद्ध कर अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देता था और मेटरनिक उसका क्या करता था? सुधार करता था। तो यहाँ देखिए आज मान लीजिए इसमें खच्चर कौन था? नेपोलियन था। और इसमें नेपोलियन हमेशा खराब कर देता था अर्थव्यवस्था को और मेटरनिक उसको सुधारता था। तो इसीलिए देखिए वियना सम्मेलन के माध्यम से आप बताइए वियना सम्मेलन हुआ था तो शांति स्थापित करने के लिए हुआ था। इसका मतलब यह हो गया कि वियना सम्मेलन के माध्यम से जो है नेपोलियन युग का अंत हो गया और मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया। क्यों? क्योंकि आप जब भी कहीं देखते होंगे जैसे फिल्म देख रहे हैं आपका जो जैसे बुराई का क्या होता है? अंत और अच्छा का जीत। उसी तरह नेपोलियन क्या था? खतरनाक को हमेशा अर्थव्यवस्था को खत्म कर देता था और मेटरनिक उसी व्यवस्था को पुनर्स्थापित मतलब फिर से नया बनाता था। इसीलिए क्या? तो वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। यानी कि वियना सम्मेलन के माध्यम से किसका? वियना सम्मेलन के माध्यम से किसका अंत हुआ? तो नेपोलियन युग का अंत। नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ। ठीक, आपसे पूछा गया था एग्जाम बोर्ड में पूछा सकता। देखिए अब फिर से देख लेते हैं। देखिए सन 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की। इसमें जैसे मान लीजिए वियना सम्मेलन जो हुआ था इसमें कौन कौन से देश भाग लिए थे? तो ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ऑस्ट्रिया भाग लिए थे। और आप भाग लेकर मान लीजिए हम जानते हैं जो ये सब देश आते हैं किसमें? तो यूरोपीय महादेश में आते हैं। तो यूरोप में यानी कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था?
तो इस यानी कि सब देश मिलकर एक ऐसा व्यवस्था स्थापित करता था जो यूरोप में जो यानी कि जो उसी शांति व्यवस्था को स्थापित करना था जिसे नेपोलियन ने युद्ध करके अस्त व्यस्त कर दिया था पुरान की विनाशमन के माध्यम से। सेकंड था पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना, यानी कि मेटरनिक युग का उद्देश्य क्या था? पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना। सेकंड देखिए मेटरनिक का उद्देश्य था, ठीक। अब देखिए वियना सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ, ठीक। तो हम मेटरनिक युग का भी पढ़ लिए हैं। अब सेकंड देखते हैं, आगे आता होगा चार्ल्स एक्स, ठीक है। आगे देखिए, अब आगे आता है चार्ल्स एक्स। आखिर कौन था? चार्ल्स एक्स, देख लेंगे चार्ल्स एक्स। देखिए आप लोग को पता होगा चार्ल्स एक एक्स जो है ना एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा था? चार्ल्स एक्स जो था, आपसे पूछ लिया जाएगा चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? तो चार्ल्स किधर गया? चार्ल्स एक्स एक क्या होगा ना, दो थोड़ी ना होगा। एक निरंकुश एवं प्रतिक्रिया, क्या? प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रियावादी। देखिए चार्ल्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। कैसा था? चार्ल्स एक्स आपसे पूछ लिया जाएगा चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? तो चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, ठीक है। देखिए फ्रांस में 18, देखिए क्या फ्रांस में, इसका मतलब जो चार्ल्स एक्स किसके लिए काम कर रहा होगा? फ्रांस के लिए। देखिए फ्रांस में 28 जून, क्या? फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी से गृह युद्ध आरंभ हुआ था। फ्रांस में आपसे पूछ लिया जाएगा फ्रांस में जो है गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो 28 जून 1830 ईस्वी को, यानी कि फ्रांस में क्या गृह युद्ध आरंभ हो गया। देखिए आज जब आरंभ हुआ तो आरंभ हो गया, इससे ही जुलाई 1830 की क्रांति भी कहते हैं। यानी कि देखिए 28 जून क्या हुआ था? तो फ्रांस में 28 जून 1830 ईस्वी को, कब? 28 जून 1830 ईस्वी को कहाँ? तो फ्रांस में, कहाँ? फ्रांस में कौन युद्ध? तो गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे ही क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति। आपसे पूछ लेगा जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, हम कहेंगे देखिए 28 जून 1830 ईस्वी में फ्रांस में जो है ना गृह युद्ध आरंभ हो गया था। कौन सा युद्ध? गृह युद्ध आरंभ हो गया था। इसे ही क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं, ठीक है। देखिए अगर ये जो क्रांति हुआ इसके परिणाम तो चार्ल्स एक्स की गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड भाग गया था। जब ये जो जब हुआ था क्या बोलते हैं 28 जून जो क्या हुआ था? गृह युद्ध आरंभ हुआ। जब गृह युद्ध आरंभ हुआ तो क्या जो था कौन था? अभी किसके बारे में पढ़ लें? चार्ल्स एक्स। कौन था? चार्ल्स एक्स, यानी कि फ्रांस की गद्दी राजगद्दी त्याग कर कहाँ? इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया? इंग्लैंड। आपसे पूछ ले जाए कि चार्ल्स एक्स जो है गद्दी यानी कि फ्रांस का राजगद्दी त्याग कर कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। डर लग गया होगा युद्ध करने में। जब फ्रांस में गृह युद्ध कब हुआ था आरंभ? 28 जून 1830 को। इसे क्या कहते हैं? जुलाई 1830 की क्रांति जब हुआ ना तो ये जो है ना कौन? तो चार्ल्स एक्स यानी फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर कहाँ? तो इंग्लैंड भाग गया। डर लग गया होगा युद्ध करने में, उसको पलायमान हो गया। और इस प्रकार फ्रांस में क्या? बुर्बो वंश की अंत हो गया। इसमें देखिए इसका मतलब हो गया कि यानी कि फ्रांस से पहले कौन सा यानी वंश, कौन सा वंश था? तो बुर्बो वंश। क्या था? बुर्बो वंश। इसका क्या हो गया? अंत हो गया, अंत। यानी कि देखिए चार्ल्स एक निरंकुश प्रतिक्रियावादी शासक था। 28 जून 1830 ईस्वी को फ्रांस में गृह युद्ध आरंभ हुआ तो क्या हो गया? यानी कि जो है चार्ल्स एक्स यानी कि फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर क्या भाग, यानी कि पलायमान हो गया। और क्या जब पलायमान हुआ तो इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का वो जो था ना इसका अंत हो गया। क्योंकि वो जो था कौन? इसका मतलब होगा कि चार्ल्स एक्स जो है ना उसके वंश में कौन सा वंश था? तो चार्ल्स एक्स में आपसे पूछा कौन सा वंश था? तो बुर्बो वंश। और इसका क्या हो गया? वो भाग गया तो उसका अंत हो जाएगा। अब नया युग होगा तो इस भाग गया, ठीक है। देखिए फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर आपसे पूछ लिया जाएगा। देखिए जब हम जानते हैं फ्रांस में जो है क्रांति कब हुआ था? 1830 की जुलाई क्रांति। उसी का क्या जुलाई क्रांति जब हुआ था
जब मान लीजिए ई क्रांति होगा, जब बुर्बो वंश का अंत हुआ तो उसके जगह पर कौन सा यानी कि कौन सा नया युग आएगा, तो हम कहेंगे जब बुर्बो वंश का अंत हुआ ना, अंत, तो देखिए बुर्बो वंश के जगह पर आ गया आर्लेयंस। क्या? आर्लेयंस। जब इसका अंत हुआ तो इसके जगह पर कौन आ गया था? बुर्बो वंश के जगह पर आ गया था आर्लेयंस। आर्लेयंस, आर्लेयंस। यानी जब इसका अंत हुआ तो आर्लेयंस का क्या स्थापना हुआ? किसके जगह पर? बुर्बो वंश के जगह पर यानी कि आर्लेयंस का क्या स्थापना हुआ। ठीक है। और देखिए जब स्थापना हुआ ना, बुर्बो वंश का स्थापना हुआ, आर्लेयंस वंश की गद्दी सौंप दी गई, यानी कि उसको स्थापित कर दिया गया। किसको? इसको हटा गया, इसको हटा दिया गया और इसको बैठा दिया गया। जब इसका अंत हुआ तो इसको बैठा दिया गया। ठीक है। अब इसका पूरा पार्ट पढ़ लिया। किसका? तो चार्ल्स एक्स का। ये क्या क्या किए थे? तो चार्ल्स एक्स एक कैसा शासक था, आपसे पूछ लिया जाएगा। चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? तो चार्ल्स एक्स एक निरंकुश एवं प्रतिक्रिया वाले शासक था। 28 जून 1830 की जो क्रांति हुई थी, कहाँ पर? यानी कि 28 जून 1830 को कहा तो फ्रांस में क्या हो गया था? गृह युद्ध छिड़ गया था, गृह युद्ध। ऐसे ही क्या कहते हैं, जुलाई 1830 की क्रांति। जब गृह युद्ध छिड़ा तो जो कौन था, ये कौन? चार्ल्स एक्स जो था ना, फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर भाग गया, यानी कि पलायमान हो गया। कहाँ था? भाग गया। उसको बोलते हैं पलायमान हो गया। और इसी और जब वो भागा फ्रांस से तो क्या उसका जो वंश था बुर्बो वंश, उसका अंत हो गया और उसके जगह पर क्या स्थापित हो गया? तो आर्लेयंस। क्या हो गया था? आर्लेयंस वंश का स्थापना, यानी कि वही बैठ गया उसके जगह पर, वो हट गया और ये बैठ गया। ठीक है। इसके बारे में हम पूरा पढ़ लिया। और दूसरा आते हैं, चार्ल्स एक्स खत्म। अब आगे आता है लुई फिलिप। देखिएगा 7 गो लिखा गया है। लुई फिलिप क्या है? नाम ही गजब है। लुई फिलिप, लुई फिलिप। ठीक है। देखिए लुई फिलिप क्या क्या किया। अब तो लुई फिलिप एक आपसे पूछ लेगा सबका शासक है, ऐसा ऐसा होता है, तो था शासक निरंकुशवादी था, यही था उदारवादी शासक था। क्या था? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। क्या था? आपसे पूछ लिया जाएगा लुई फिलिप क्या था। देखिए लुई फिलिप एक उदारवादी, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। ठीक, उदारवादी शासक था। देखिएगा लुई फिलिप क्या था? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, लेकिन वह बहुत महत्वाकांक्षी था। क्या था? लेकिन वह बहुत महत्वाकांक्षी था। बहुत महत्वाकांक्षी था। ठीक, वह बहुत महत्वाकांक्षी था। वो देखिए उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, क्या? अपने विरोधियों को खुश करने के लिए जो है ना, स्वर्णिम, देखिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का क्या किया था? अवलंबन किया था। देखिएगा ये जो देखिए तो कौन था? लुई फिलिप। तो लुई फिलिप का जो क्या था? एक उदारवादी शासक था और वह बहुत महत्वाकांक्षी था। तो देखिए लुई फिलिप अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, देखिए अपना विरोधी को खुश करता है। तो लुई फिलिप जो है ना, अपना विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का क्या अवलंबन क्या था? आपसे पूछ लिया जाएगा जो लुई फिलिप जो है अपना विरोधी को खुश करने के लिए कौन सा नीति का अवलंबन किया था? तो स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। कौन? तो लुई फिलिप ने। किसको? तो अपना विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया था। आखिर कब किया था? देखिए आणखी देखिए ये जो देखिए आणखी लुई फिलिप जो है अपने विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए है ना, सन 1840 ईस्वी में, कब? सन 1840 ईस्वी में गीजो को, किसको? गीजो को है ना, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कब किया था? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक, देखिए यानी लुई फिलिप जो है, लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था और वह बहुत महत्वाकांक्षी था। वह अपने विरोधी को खुश करने के लिए, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में वो अपना जो प्रधानमंत्री, किसको? तो गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त, मतलब उसको अपनाया, यानी गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, अपना प्रधानमंत्री। काम तो बना था 1840 ईस्वी में। ठीक है। अब आगे देखिए लुई फिलिप को पूंजीपति वर्ग को साथ रखना बहुत पसंद था। यानी कि जो लुई फिलिप को है ना, पूंजीपति वर्ग मतलब पैसा वाला वर्ग, धनी, पूंजीपति वर्ग रखना बहुत पसंद था।
लुई फिलिप को जो है ना पूंजीपति के साथ रहना, उसके साथ यानी कि पूंजीपति वर्ग को रखना बहुत पसंद, उसके साथ रहना बहुत पसंद था। किसको? तो लुई फिलिप को। किसको? लुई फिलिप को। आपसे यानी कि आप ठीक है लिखते हैं एक यानी कि पॉइंट एक तरह से हम लिखिए देते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए लुई फिलिप को कौन सा वर्ग रखना पसंद था? लुई फिलिप को पूंजीपति वर्ग। लुई फिलिप को पूंजीपति क्या? लुई फिलिप को पूंजीपति वर्ग के साथ रहना क्या? उनकी बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। ठीक, लुई फिलिप को जो है पूंजीपति वर्ग के साथ रहना बहुत पसंद था। ठीक, अब आगे देखिए, उसके शासनकाल में भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। यानी कि जब किसके शासनकाल में? तो लुई फिलिप जो था ना, उसके शासन में भूखमरी बेरोजगारी जैसी समस्या व्याप्त होने लगी। अब जब मान लीजिए इसका जो लुई फिलिप का यानी कि जब भूखमरी रहने लगा, जब मान लीजिए हमारे देश में है, हमारे देश में जब भूखमरी धर लेगा तो क्या होगा? सरकार का क्या होगा? आलोचना होने लगेगा। क्या कहेगा? हमारा सरकार ऐसा नहीं, इसको क्या करेंगे? हटाएंगे। भूखने लगने लगा, खाना नहीं मिलता है इसके शासनकाल में, इसको क्या करेंगे? यानी गति से हटाएंगे। क्या करेंगे? हटाएंगे, ताकि दूसरा आए और हम लोग को सुधार करे। इसीलिए यानी कि देखिए, जब लुई फिलिप के शासनकाल में क्या था? यानी कि भूखमरी जैसी समस्या व्याप्त होने लगी, बेरोजगारी, सब भूखे रहने लगा, सब बेरोजगार हो गया। इसके इसलिए क्या उसका आलोचना होने लगा तो क्या करेगा? उसी को क्या हटा दिया जाएगा ना। तो उसी को यानी कि जब ये प्रधानमंत्री कौन था? तो गीज था। गीजों का क्या होने लगा? तो आलोचना होने लगा। क्या होने लगा? आलोचना। जब उसके यानी कि समय में क्या उसके शासनकाल में भूखमरी बेरोजगारी होने लगा तो होने लगी, तब जाकर सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में, किसमें लिख देते? ओके, देखिए 22 फरवरी कब? तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। क्या? एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। ठीक है, कब? तो 22 फरवरी 1848 ईस्वी को किसके नेतृत्व में? तो थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? 22 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। और जगह जगह क्या अवरोध किए गए? किया गया यानी जैसे भूखमरी धर आता तो अवरोध करेगा ना कि उसको हटाने के लिए। क्या अवरोध करने लगा? किसको? तो लुई फिलिप को हटाने के लिए। और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया। यानी कि देखिए, यानी कि उसको इतना मजबूर कर दिया कि वो खुद ही अपना गद्दी छोड़कर भाग जाए। यानी कि जगह जगह मान लीजिए एक विशाल भोज का आयोजन कर दिया, जगह जगह अवरोध किए गए ताकि लुई फिलिप अपने आप गद्दी छोड़कर भाग जाए कहीं पर। और लुई फिलिप को गद्दी छोड़ने पर क्या मजबूर कर दिया गया। 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर और इंग्लैंड चला गया। सब इंग्लैंड में भागता है। 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। कब? तो 24 फरवरी कब? 24 फरवरी को 1848 ईस्वी को कौन भागा था? तो लुई फिलिप। कौन? लुई फिलिप जो है ना गद्दी छोड़कर कहाँ? तो गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया? तो गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। कहाँ पर भाग गया था? इंग्लैंड। सब इंग्लैंड भागने के लिए अच्छा लगता है, इंग्लैंड में अच्छा जगह होगा। इंग्लैंड कहाँ भाग गया था? इंग्लैंड। ठीक, और इसका भी खेल खत्म। एक बार और देख लेते हैं, ठीक ना। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था। कैसा शासक था? लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था और वह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, और वह देखिए लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था और वह बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधी को, देखिए कोई विरोधी को खुश करता हुआ अपने विरोधी को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। आपसे पूछ देगा कि जो है लुई फिलिप ने सन 1840 में किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो गीजो को। सन 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन? तो लुई फिलिप ने। ठीक है, आगे देखिए। और क्या था? लुई फिलिप को पूंजीपति वर्ग के साथ रहना बहुत ही पसंद था, अच्छा लगता था। किसको? तो लुई फिलिप को पूंजीपति वर्ग के साथ रहना बहुत पसंद था। ठीक है, आगे देखिए।
22 फरवरी 1848 ईस्वी को किसका कहा तो थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया गया, जगह जगह अवरोध किए गए ताकि वो अपना ऑटोमेटिक अपने आप गद्दी छोड़ दे। कौन तो लुई फिलिप और लास्ट में छोड़ ही दिया। तो 24 फरवरी 1848 ईस्वी को कौन लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर कहाँ भाग गया तो इंग्लैंड भाग गया, पलायमान हो गया, ऑटोमेटिक गद्दी छोड़ दिया। अब आएगा मेजनी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब आगे देखिए, अब आता है आगे मेजनी। आप लोग जैसे जानते होंगे मेजनी, आप जैसे कभी कभी आता भी है जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में मेजनी, गैरीवाल्डी, काबूर तीनों का क्या बोलता है आन की, जैसे आन की इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर, गैरीवाल्डी तीनों का बोलता है योगदान लिखने के लिए, जिसमें हमको 4 नंबर मिलता है। क्या बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में पूछा था, हमें बहुत बार देखे हैं। तो इसका मतलब कभी कभी जैसे ऐसे पूछा था मेजनी का जो होता है इटली के एकीकरण में क्या क्या योगदान हुआ, कभी एक एक करके एक पार्ट पूछा, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न में कभी कभी ऐसे पूछ लीजिएगा मेजनी का इटली के एकीकरण में क्या योगदान था, फिर गैरीवाल्डी का, फिर काउंट काबूर का, इटली, यानी कि जो तीनों है तीनों किसमें योगदान कर रहा था, इटली के एकीकरण के लिए योगदान कर रहा था। तीनों इटली के एकीकरण में अपना योगदान दे रहा था। कौन तो मेजनी था, गैरीवाल्डी और काउंट काबूर, ये तीनों किसके लिए तो इटली का एकीकरण करने के लिए योगदान। तीनों सबसे पहले मेजनी था, फिर काउंट काबूर आया, फिर गैरीवाल्डी आया। तो पहले मेजनी कार्य किया, उससे नहीं हुआ तो फिर क्या बोलता है काउंट काबूर आएगा, उससे भी नहीं होगा तो फिर गैरीवाल्डी आएगा। ये तीनों मिलकर किसका तो इटली का एकीकरण करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे मेजनी का। मेजनी क्या क्या किए थे, क्या है मेजनी, नाम भी गजब है मेजनी, क्या मेजनी। तो सबसे पहले देखिए मेजनी ने क्या किया, तो आखिर मेजनी कैसा था, तो देखिए मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक। मेजनी जो है किसका साहित्यकार, क्या साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का। मेजनी जो है मेजनी कौन, मेजनी कौन, मेजनी देखिए मेजनी साहित्यकार, किसका मेजनी साहित्यकार, मेजनी साहित्यकार। अगर ऐसे पूछ लिया जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा मेजनी यानी कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था, तो आप सेम बाय सेम लिख सकते हैं। तो मेजनी के यानी कि मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक, क्या गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, और क्या था, एक योग्य सेनापति था, और योग्य सेनापति था, ठीक है। यानी कि मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। तो मेजनी का पहला हम ये जाने कि कैसा क्या था। अब मेजनी जानते हैं क्या क्या किए थे। उसने देखिए उसने आदर्शवादी का गुण अधिक, उसमें जो है आदर्शवादी का गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। यानी कि उसमें आदर्श, यानी कि किसी का आदर्श, यानी कि व्यवहारिक मतलब क्या, सोच जैसे व्यवहार चलते हैं गांव शहर में, यानी कि उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था, ठीक है। अपने पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं माना, वो हार भी गया फिर भी हार नहीं माना, यानी कि उसको लगता था हार भी गया लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। उसमें आदर्शवादी का गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था, और फिर भी यानी कि वो हार नहीं माना, हारने पर जा रहा लेकिन हार नहीं माना। आपसे पूछ लगा मेजनी में कौन सा गुण अधिक और कौन सा गुण कम था, तो मेजनी में आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था। और क्या था वो वो देखिए पराजय के बाद, अपने पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं माना, हार भी गया था फिर भी हार नहीं माना। देखिए सन 1831 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। कब, सन 1831 ईस्वी में उसने, किसने, मेजनी ने, उसने यंग इटली नामक, क्या उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, पक्का आएगा। देखिए यानी कि मेजनी जो है एक सेनापति, देखिए सन 1831 ईस्वी में कौन, तो मेजनी ने सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, मेजनी ने, ठीक ना, 1831 ईस्वी में, जिसने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया,
जिसने क्या नवीन यानी कि नवीन मतलब नया यानी कि सबसे पहले तो मेजनी ही आया था, इसीलिए नवीन यानी कि जो है ना जिसने नवीन इटली के कान के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। किसने? तो इटली यानी कि जो यह संस्था था, क्या था? संस्था था यंग इटली नामक संस्था। ठीक है, अब देखिए एक और संस्था का स्थापना किया था। क्या? मेजनी ने जो एक और संस्था का स्थापना किया था सन 1834 ईस्वी में। इसका नाम था, देखिए इसका जो नाम था, किधर गया? इसका नाम था यंग इटली, लेकिन यहाँ सन 1834 ईस्वी में उसने यंग यूरोप, क्या? यंग यूरोप की क्या? यंग यूरोप की क्या की थी? स्थापना की थी। यंग यूरोप की नामक संस्था के गठन किया, यानी कि ना यूरोप की यंग यूरोप नामक, क्या? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। किसने किया? गठन किया। देखिए मेजनी जो है साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, जो इटली के जो है ना नवीन यानी कि नया मतलब नवीन मतलब नया नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। सेकेंड था 1834 ईस्वी में उसने यंग इटली नहीं बल्कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। क्या? एक यूरोपियन की संस्था का गठन किया। पहले था 31 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना की। देखिए मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक योग्य गणराज्य बनाना चाहता था। मेजनी जो है ना मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था। आपसे उसमें पूरा यानी बायोडाटा लिख सकते हैं। किसमें? तो मेजनी आपसे पूछ लेगा इटली के मेजनी का जो योगदान होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या? यानी मेजनी जो है संपूर्ण इटली को, क्या? मेजनी संपूर्ण इटली को क्या? संपूर्ण इटली का जो एकीकरण कर क्या? तो गणराज्य बनाना चाहता था। कौन? तो मेजनी। किसको? तो इटली को। ठीक है, तो मेजनी की पुनः हार हुई और वह पलायन कर गया। मेजनी का क्या हो गया? फिर हार हुआ और वह पलायन मतलब भाग गया। मेजनी का भी हार हुआ, अब निकल गया। अब आएगा दूसरा, कौन आएगा? तो देखिए अब गैरीबाल्डी नहीं, काउंट काबूर। अब आएगा काउंट काबूर, तो इसका काम खत्म। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। सन 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और सन 1834 ईस्वी में उसने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। 2 संस्था उसका नाम था। ठीक है, तो इतना ही। आगे अब देखते हैं कौन है। अब आगे आता है काउंट काबूर। ठीक है, काउंट काबूर। देखिएगा, अब देखिए अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने अपने नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कौन क्या था? यानी जो है अपना नीति के लिए कौन? अपने नीतियों के लिए किसने? तो विक्टर ने। कौन? अपने नीति के लिए विक्टर ने है ना, विक्टर ने किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो इसी को, किसको? तो काउंट काबूर को। शॉर्ट में बोले तो काबूर। काउंट काबूर को क्या किया? काउंट काबूर को विक्टर ने काउंट काबूर को क्या? प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसके लिए? तो अपना नीतियों के लिए। प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, नियुक्त किया। विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक, अपने नीतियों के क्रियान्वयन के लिए। अब देखिए आगे देखिए, काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। काबूर जो है उसी को बोलते हैं काबूर। आप काउंट काबूर बोलिए या तो शॉर्ट में सिर्फ बोलता है काबूर। क्या? काबूर। काउंट काबूर जो था, काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। कैसा था? एक सफल क्या? तो एक सफल कूटनीतिज्ञ। क्या? एक सफल कूटनीतिज्ञ एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। कैसा था? राष्ट्रवादी था। किसी का है, इसी का। ठीक, एक सफल कूटनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी था। आगे देखिए, वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। यानी जब इटली का वह एकीकरण करना चाहता था तो सबसे बड़ा बाधा मतलब रुकावट उसको सबसे बड़ा रुकावट उसको ऑस्ट्रिया को मानता था। जब मान लीजिए उसका सबसे बड़ा रुकावट ऑस्ट्रिया है तो ऑस्ट्रिया को क्या हटाएगा?
अपना रास्ता से उसको हटाने के लिए हटाएगा। उसका सबसे बड़ा की सबसे बड़ा आपसे पूछ लिया जाएगा, इसका जो सबसे बड़ा की इटली का एकीकरण करने के लिए इस सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। किसको? ऑस्ट्रिया को मानता था। काउंट काबूर जो है ऑस्ट्रिया काउंट काबूर जो है कि जब ये इटली का एकीकरण करना चाहता था तो सबसे बड़ा बाधा किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। किसको? ऑस्ट्रिया को मानता था। जब इस रास्ता से हट जाएगा तो इटली का एकीकरण तुरंत कर देंगे। ठीक है, इटली को एकीकरण को देखिए। अब देखिए, और जब इसको हटाने के लिए देखिए, अतः ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किसने? तो विक्टर एमेनुएल की जो काउंट काबूर है, काउंट काबूर ने किसको? तो ऑस्ट्रिया को हराने मतलब पराजित करने के लिए। किससे? तो फ्रांस से। फ्रांस से क्या? फ्रांस से जो है ना, कौन? देखिए, काउंट काबूर जो है ऑस्ट्रिया से क्या? ऑस्ट्रिया की बहुत बड़ा बाधा मानता था। अब इसको पराजित करने मतलब हराने के लिए किससे? तो फ्रांस से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। इससे दोस्ती कर लेंगे, उसको हरा देंगे। दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। ठीक है, दोस्ती का हाथ बढ़ाता है ताकि इससे फ्रांस से दोस्ती कर लेंगे और ऑस्ट्रिया को हरा देंगे और इटली का एकीकरण पूरा कर देंगे। कौन? तो काउंट काबूर जो ऑस्ट्रिया को बहुत बड़ा बाधा मानता था और इसको पराजित करने के लिए फ्रांस से क्या? दोस्ती का हाथ बढ़ाया ताकि इससे दोस्ती कर इसको हम तुरंत हरा देंगे। अकेले तो होगा नहीं। आगे देखिए, इटली की समस्या को काबूर ने अपनी कूटनीति के बल पर संपूर्ण यूरोप को देखिए, इटली की जो समस्या था कि सिर्फ था इटली का समस्या तो था सिर्फ इटली का, लेकिन देखिए इटली की समस्या उसने है ना कूटनीति के बल पर ये जो इटली का समस्या को पूरा यूरोप का समस्या बना दिया। और सिर्फ जैसे मान लीजिए हमारा देश है, मान लीजिए सिर्फ भारत का समस्या है, ये पूरा एशिया महादेश का समस्या बना दिया। एक देश जैसे मान लीजिए भारत में मान लीजिए बिहार राज्य है, बिहार राज्य अगर गरीब है तो पूरा भारत को गरीब कर देगा। इसीलिए एक देश मान लीजिए जो है कौन था? इटली की समस्या को काबूर ने कौन? तो काबूर ने, ये जो काबूर था काबूर, इटली की समस्या को काबूर ने कौन? तो काबूर ने संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया यूरोप की समस्या बना दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आप खत्म। अब आगे देखिए और 1862 ईस्वी में कब? किसका? देखिए 1862 ईस्वी में है ना दुर्भाग्यवश काबूर का मृत्यु हो गया। क्या हो गया? 1862 ईस्वी में किसका? तो काबूर का मृत्यु हो गया। इसी का मृत्यु हो गया, मृत्यु मतलब मर गया। ठीक है, दुर्भाग्यवश 1862 ईस्वी में उसका मृत्यु हो गया। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन आता है, जैसे थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए क्रीमिया का युद्ध, आपसे पूछा जाएगा होगा क्रीमिया का युद्ध जो होता है कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1853 से 1854 के बीच। कब हुआ था? आपसे थोड़ा याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्रीमिया का जो युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1854 के बीच। तो इसका भी हम पढ़ लिया है। जैसे काउंट काबूर का भी उसका भी पूरा पार्ट खत्म कर दिया। अब काउंट काबूर के बाद आएगा गैरीबाल्डी। क्या आएगा? गैरीबाल्डी। मैजनी का भी पढ़ लिए और काउंट काबूर का भी पढ़ लिए, ये तीनों का योगदान तो पढ़ लिए। आप देखते हैं गैरीबाल्डी का क्या योगदान था और कैसा शासक था, क्या क्या किया, कौन नीति का अवलंबन किया, किसके साथ क्या किया, सब देखेंगे। अब आता है हेडलाइन गैरीबाल्डी। 1 मिनट। बनाता है गैरीबाल्डी। ठीक है, देखना है गैरीबाल्डी क्या है। अब आपसे पूछा जाता होगा गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी जो है ना पेशे से क्या था? पेशे से एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। ठीक है, नाविक था। और मेजनी के विचारों का समर्थक था। कि जो गैरीबाल्डी था किसका? मेजनी के विचारों का समर्थक, उसका समर्थक करता था। आखिर देखिए जब मेजनी का विचारों का समर्थक था और देखिए आगे चलकर उसका हट गया। पहले आप देखिए, पहले था मेजनी का समर्थक ये था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। देखिए पहले देखिए गैरीबाल्डी के साथ नाविक था, वह किसका? तो मेजनी का क्या समर्थक था और मेजनी का वो समर्थक था। और बाद में किसका? तो बाद में किसका? काबूल के। किसका? तो काबूल के प्रभाव में आकर राजनीतिक
काबूल के प्रभाव में आकर संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। कौन? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था और मेजनी का जो विचार था उसका समर्थक था, सहायता करता, उसका सहयोग करता, उसी की मेजनी के साथ था, हमेशा सहयोग करता था। लेकिन जब बाद में क्या बोलते हैं बाद में काबूल के प्रभाव में आकर उसने संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। किसका? तो काबूल के जो था ना संवैधानिक राजतंत्र, उसका पक्षधर बन गया। कौन? तो जो देखिए पहले तो मेजनी का समर्थक था, मेजनी का समर्थक था। कौन? तो गैरीबाल्डी। पहले मेजनी का क्या था? समर्थक था। बाद में क्या हुआ? हट गया। पहले मेजनी का समर्थक था, बाद में काउंट काबूल के प्रभाव में आकर किसका? तो संवैधानिक राजतंत्र का क्या? संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया गैरीबाल्डी। देखिए गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई थी। उसने कैसा? देखिए उसने अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवक उसका जो सेवक था, देखिए उसने गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। किसका? आपसे पूछ लिया गैरीबाल्डी का सेना कैसा था? तो गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा अपने स्वयं सेवकी के सशस्त्र अपने कर्मचारियों का गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों, किसका? तो अपने कर्मचारियों और स्वयं सेवकों, किसका? स्वयं सेवकों का एक सशस्त्र सेना बनाई है। सेना बनाया था। किसने? गैरीबाल्डी ने अपने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के एक क्या सेना बना? सशस्त्र सेना बनाई थी। देखिए दक्षिण इटली के जीते गए सभी क्षेत्रों को, दक्षिण इटली मतलब क्या? दक्षिण इटली में जो वो दक्षिण इटली में काम करता हो, ऐसे मतलब दक्षिण इटली में जो जितना भी जीता था, क्या जो जीते गए थे क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। इसका मतलब दक्षिण इटली में जितना भी कुछ जीता था, कौन? तो गैरीबाल्डी ने सब बिना किसी संधि के किसको? तो विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। जितना भी जीता था पुरस्कार, मतलब जितना भी क्षेत्र जीता था, किसने? तो गैरीबाल्डी ने किसको दे दिया था? देखिए गैरीबाल्डी ने दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के कौन? गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। विक्टर एमेनुएल को क्या सौंप दिया? किसने? दक्षिण इटली के जीते गए क्षेत्र को बिना किसी संधि के गैरीबाल्डी ने विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया। जितना भी जीता गया पुरस्कार था उसने विक्टर एमेनुएल को, किसको? विक्टर एमेनुएल को क्या सौंप दिया। जितना भी क्षेत्र जीता था वो, पता नहीं क्यों छोड़ दिया। देखिए और इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। इस प्रकार जो ना किसने पहला था? मेजनी। फर्स्ट था मेजनी। पहला कौन आया था? मेजनी। फिर बाद में आया था काबूल, मतलब काउंट काबूल और तीसरा था गैरीबाल्डी। ये तीनों ने मिलकर किसका? तो इटली का एकीकरण किया था। तीनों का किसके? इटली के एकीकरण में तीनों का भूमिका था। तीनों जो है ये तीनों मिलकर किसका? तो इटली का एकीकरण कर रहा था। इसलिए कहता है इस प्रकार 1871 ईस्वी तक, इसका मतलब 1871 ईस्वी तक में इटली का एकीकरण पूरा हो गया होगा। इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का एकीकरण क्या है? तो इटली का एकीकरण मेजनी, काबूल, गैरीबाल्डी जैसे राष्ट्रवादी, ये सब क्या? तो राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल ने, इसमें एगो और था क्या? तो विक्टर एमेनुएल जैसे शासक के योगदान के कारण पूर्ण हुआ। एगो कौन था? तो विक्टर एमेनुएल। कौन? विक्टर एमेनुएल। एगो और आ गया था विक्टर एमेनुएल। चारों मिलकर क्या? इटली का एकीकरण पूरा किया। इसीलिए बताया इस प्रकार 1871 ईस्वी तक इटली का जो संपूर्ण इटली का एकीकरण मेजनी,
काबूर गैरिबाल्डी यानी कि राष्ट्रवादी नेताओं एवं विक्टर एमेनुएल ने यानी कि जैसे शासक के योगदान के कारण इटली का एकीकरण पूरा हुआ। ये चारों मिलकर इटली का एकीकरण पूरा किया। ठीक है, अब इटली का एकीकरण पूरा खत्म हो चुका है। अब आएंगे, अब जो कर रहा था, अब आता है जो करता है जर्मनी का एकीकरण। किसका? तो जर्मनी का एकीकरण। ये सब का पूरा जितना भी इटली का एकीकरण करता है इसका पूरा खत्म हो गया है। अब पढ़ेंगे दूसरा। अब दूसरा मतलब होता है यानी कि पहले ये सब किसका एकीकरण कर रहा था? तो इटली का एकीकरण कर रहा था। अब आता है बिस्मार्क। किसका एकीकरण करता है? तो जर्मनी का। आप लोग क्वेश्चन में भी आता है, जैसे दीर्घ प्रश्न में, जैसे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या भूमिका था? बिस्मार्क जो क्या क्या भूमिका निभाए थे? किसका? तो जर्मनी का एकीकरण में। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे मेजनी इटली के एकीकरण में, यानी मेजनी का क्या योगदान था, गैरिबाल्डी का क्या योगदान था, काउंट काबूर का क्या योगदान था, यानी कि तीनों का योगदान हम बताए थे। अभी हम क्या बताएंगे? गैरिबाल्डी यानी कि बताएंगे बिस्मार्क जो है क्या क्या काम किए थे। तो देखिए, सबसे पहला जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क का था, क्योंकि देखिए ये अकेले ही जर्मनी का पूरा एकीकरण कर दिया। ये तीन को मिलकर इटली का एकीकरण करने में इतना समय लगा दिया, और ये अकेले ही पूरा जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो यहाँ कर देंगे जर्मनी के एकीकरण में जो है जर्मनी के एकीकरण में सबसे अधिक यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसका था? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क का था। किसका था? बिस्मार्क। ठीक है, देखिए बिस्मार्क था। बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। बिस्मार्क जो है कहाँ? तो जो बिस्मार्क जो जर्मन डाइट में, कहाँ पर? जर्मन डाइट में प्रशा का प्रतिनिधि हुआ करता था। देखिए प्रारंभ से ही वह ना हिगेल के विचारों से प्रभावित था। आपसे पूछ लिया जाएगा बिस्मार्क जो है किसके विचारों से प्रभावित था? हिगेल। किसके? हिगेल। यानी कि बिस्मार्क को हिगेल का बात अच्छा लगा, इसीलिए वो उससे प्रभावित हो गया, हिगेल के विचार से प्रभावित था। और वो एक निरंकुश शासक भी था। आपसे पूछा जाएगा बिस्मार्क कैसा शासक था? निरंकुश। कैसा था? निरंकुश। बिस्मार्क एक निरंकुश शासक था। कैसा था? निरंकुश शासक था। बिस्मार्क एक निरंकुश शासक था। ठीक है, देखिए हम जानेंगे पहले सब जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे अच्छा यानी कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका था। और बिस्मार्क जो है हिगेल के विचारों से प्रभावित हुआ है। जानिए बिस्मार्क एक निरंकुश शासक था। देखिए बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था। वो जो यानी कि जब देखिए जर्मनी के एकीकरण करना चाहता था तो वह सैन्य शक्ति को समझता था, उसको अच्छा मानता था। किसको? तो सैन्य शक्ति को। ठीक है, और देखिए और इसके लिए उसने रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किया था। आपसे पूछ लिया जाएगा रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? क्या रक्त और लोह? तो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन कौन किया था? बिस्मार्क ने। कौन किए थे? बिस्मार्क ने किए थे। रक्त और लोह की नीति का जो अवलंबन है किसने किए थे? तो बिस्मार्क ने। और देखिए बिस्मार्क सबसे अच्छा युद्ध के माध्यम से वह एकीकरण में अच्छा मानते थे, यानी कि जब भी उसको एकीकरण करना होता था तो हमेशा कहता युद्ध करो। क्यों? देखिए यानी कि वह युद्ध करके किसी को भी पराजित कर सकता था, उसमें उतना क्षमता था, इसीलिए वह युद्ध के माध्यम से एकीकरण में विश्वास रखता था। उसको विश्वास था कि हम युद्ध करके किसी को भी हरा सकते हैं और जर्मनी का एकीकरण पूरा कर सकते हैं। और जर्मनी के एकीकरण करने के लिए सबसे बिस्मार्क के 3 उद्देश्य थे। कितना? 3 उद्देश्य। बिस्मार्क जो है ना जर्मनी का एकीकरण करने के लिए सिर्फ 3 उद्देश्य पर ही पूरा जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है, तो आज तक यहीं तक। ठीक है, आज पहला चैप्टर पूरे पढ़ लिए, जितना था सबके बारे में जान गए, खत्म हो गया पूरा। ओके, थैंक यू।